सही कहा आपने। अनिल जी के पास आऊंगा। जो बात आलोक जी ने कहा वो भी सर्वथा उचित है। सरकार को पैसे की चिंता नहीं है, सरकार के पास बहुत पैसे हैं इस टाइम। मैं एक शब्द यूज करता हूं, द गवर्नमेंट इज फ्लश विद द मनी। जितना चाहो उतना पैसा उनके पास है, एक पैसे की भी कमी नहीं है। 45 लाख करोड़ का बजट है, अब अगला बजट 50 लाख करोड़ का, तो 5 लाख करोड़ एक्स्ट्रा आ रहे हैं। सरकार की प्रॉब्लम कई बार ये होती है मैं खर्च क्या करूं। मेरी तो कई बार बातचीत होती है जो व्यवस्था के हिस्से हैं उनसे, तो वो कहते हैं पैसे की तो कमी नहीं है, जितना मर्जी पैसा ले लो, जितना मर्जी आरबीआई से ले लो, जो कह देंगे उतना डिविडेंड मिल जाएगा। बैंक जितना कहोगे उतना डिविडेंड दे देंगे, कोई कमी नहीं है। जितना मांगोगे आप कोट करोगे वो दे देंगे आपको। ओएनजीसी हो गया, ऑयल कंपनीज हो गई, जो मांगोगे आपको मिल जाएगा सर। ये तो डिपेंड करता है आज की डेट में, तो पैसे की कमी नहीं उनके पास। लेकिन हाँ, एक महाराजा थाली उन्होंने सजा दी है, ये तो मैं भी मान के चलता हूं। पर मैं मानता हूं टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर के पास वोट हैं। मैं ये भी मान के चलता हूं कि 17 तारीख की मीटिंग के बाद हर हफ्ते ये लोग कुछ करेंगे, क्योंकि अब ये महीने दर महीने मीटिंग करके कुछ नहीं होगा। अब पहली मीटिंग के अंदर ही 4 बड़े डिसीजन ले लेने होंगे आपको। लक्ष्य क्या है, रणनीति क्या है, आपके रिसोर्सेस क्या है, आपको कितनी रैलीज करनी है। बल्कि मैंने आज सुबह ही किसी एक खास विपक्षी दल के एक बड़े नेता से मेरी बात हो रही थी, तो मैंने कहा 17 तारीख तक, आज 7-8 तारीख है, 10 दिन बचे हैं। भूपेश बघेल खाली हैं, गहलोत खाली हैं, सचिन पायलट खाली हैं, कमलनाथ खाली हैं। जाए ना उड़ीसा के अंदर और आंध्रा में जाके 4-4 रैली करके आए। किसने मना किया है? स्टार्ट द प्रोसेस नाउ। लेकिन ये खाली बैठे रहेंगे। बोलते हैं सर आप क्या कह रहे हो, तैयारी की जरूरत होती है। मैंने कहा माफ कीजिएगा, अगर इच्छा हो तो आप कर सकते हैं। मैं आपको रास्ता बता रहा हूं कि कहां आप हिट कर सकते हो और लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं। बोलते इतना आसान नहीं है। तो मैंने कहा एक काम करो, फिर आप घर बैठे रहिए और जो लो हैंगिंग फ्रूट जिसे तोड़ने होंगे लेके चला जाएगा। तो मुझे लगता है कि नीतीश ने भी कुछ कहा है, तो शायद पीछे से जब इनका पुशअप आएगा, अखिलेश का या ममता का, या हो सकता है कि बाकी कुछ अन्य नेताओं का, उद्धव ठाकरे वगैरह का, तो शायद कांग्रेस की नींद खुले और थोड़ी सी तेज गति से भागे। मैं ये मानता हूं कि ये लोग इसको कम से कम मोटिवेट करेंगे और कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा 17 तारीख को जो ऑब्जेक्टिव बन के निकलेगा। ये मेरा मानना है। जी अनिल जी। दिनेश जी देखिए, राजनीति कोई पार्ट टाइम गेम नहीं है, ये कोई हॉबी नहीं है। राजनीति जो है वो फुल टाइम काम है। और आपने देखा, जो आप सुन त्जू की बात करते हैं, कि उत्तर प्रदेश के जब विधानसभा के चुनाव के नतीजे आ रहे थे, अगले दिन सुबह जो थे मोदी जी गुजरात में मीटिंग ले रहे थे गुजरात विधानसभा के चुनाव के लिए। मतलब 24 घंटे भी उन्होंने उसका ये नहीं कि जश्न मनाने के लिए, वही आराम करने के लिए। अब ये जो पिछले चुनाव के परिणाम आए हैं अभी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उसके बाद जो कांग्रेस के नेता हैं, राहुल गांधी हैं, प्रियंका हैं, इवन खड़गे साहब हैं, वो कितने एक्टिव नजर आ रहे हैं? बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, ठीक है, वो कहीं शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच जाएं या और उस तरह से एक्टिव नहीं नजर आ रहे कि भाई 24 घंटे इसी काम में लगे हुए हैं। अब राहुल गांधी बहुत बढ़िया आदमी है, सब मानते हैं कि इंसान बहुत अच्छे हैं, एक संत पुरुष हैं, लेकिन 24 घंटे जो राजनीति है जिस तरह की होनी चाहिए, हो सकता है वो कुछ कर रहे हो, हमें पता ना हो, लेकिन वो नजर नहीं आते ऐसे करते। प्रियंका गांधी भी ऐसे आए हैं जैसे अब उत्तर प्रदेश का उनको कार्यभार दिया गया था, वो ऐसे आती हैं जैसे भाई 2-1 महीने में चलो हम कहीं घूमने चले जाएं, वेकेशन की तरह। राजनीति ऐसे नहीं चलती, कड़वी बात है, कहनी पड़ेगी, ठीक है, फुल टाइम काम है, फुल टाइम की तरह करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि आपको एक अपने मुद्दे तय करने पड़ेंगे, इंडिया गठबंधन को पिच बनानी पड़ेगी, किस पिच पे आपको लड़ना है। अगर आप मगरमच्छ से पानी में जाकर के लड़ोगे तो आप कितने बड़े शेर हो, टाइगर हो, आप नहीं जीत सकते। मगरमच्छ को आपने जमीन पे लाना होगा, तभी आप उससे सीखते हैं। तो जिस तरह से आपने देखा, कमलनाथ सॉफ्ट हिंदुत्व और ये तमाम चीजें करने की उन्होंने पूरी कोशिश की कि राम मंदिर का ताला तो हम ही ने खुलवाया था जी, इस तरह का क्लेम करने की कोशिश की। और फिर बाबा बागेश्वर जो है, वो 25 साल का लड़का जो है, उसके चरणों में ऐसे दंडवत हो जाते हैं। तो वो ये सॉफ्ट हिंदुत्व तो नहीं चलेगा, आपको लाइन खींचा। अगर सॉफ्ट हिंदुत्व पे जाओगे तो उसमें फिर वो माहिर है। अब आप बॉम्बे में बैठे हो तो देवानंद और पता नहीं क्या कहते हैं, कईयों के जो डुप्लीकेट घूमते रहते हैं,
उनको कौन लेता है फिल्मों में, उनको कोई मजाकिया रोल में भी नहीं देता। जब ओरिजिनल शाहरुख खान का अवेलेबल है तो उसके नकली शाहरुख खान को कौन लेगा। तो जो ओरिजिनल जो है हिंदुत्व का जो मामला है वो बीजेपी का ही माना जाता है, और बीजेपी को ही मिलेगा अगर उसके नाम से वोट मिलेगा। कांग्रेस को कभी नहीं मिल सकता, और ये जो दूसरे विपक्षी दल है उनको नहीं मिल सकता। तीसरी बात ये है दिनेश जी, जो राहुल गांधी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि जातीय जनगणना और जितनी आबादी उतना हक। तो वो जो बात उन्होंने कही थी मध्य प्रदेश में, एक बार भी उस बात को कमलनाथ ने, दिग्विजय सिंह ने रिपीट नहीं किया, ना ही टिकटों का जो इस तरह बंटवारा किया उसमें वो चीज नजर नहीं आई, जिसको कहते हैं ना वॉक द टॉक। अब राहुल गांधी कहते हैं 90 में से सिर्फ 3 सेक्टर ओबीसी के बना रखे हैं मोदी जी ने, वो बात चिपकती नहीं है जब आपकी पार्टी में आप टिकट ही नहीं दे रहे। 127 की जगह आपने 55 टिकट दी ओबीसी को मध्य प्रदेश में। तो वो चीज नीचे तक नजर आनी चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो हाई कमान है, जो मतलब जनरल है फौज का, वो जो ऑर्डर देता है उसमें एक अलाइनमेंट नहीं है। जैसे फौज में होती है ना कमांड, बिल्कुल सिपाही तक, ऊपर जनरल ने कहा तो नीचे फिर चाहे वो ब्रिगेडियर हो, कर्नल हो, मेजर हो, कैप्टन हो, सिपाही हो, वो उसी कमांड के ऊपर काम करते हैं। ये नहीं कि सिपाही तो कह रहे भाई साहब मैं तो परले मोर्च पे लड़ूंगा लेफ्ट जा करके, जनरल कह रहा नहीं राइट जा पे लड़ो, कप्तान कह रहे नहीं सामने जलेंगे चलने। तो ऐसे कभी होता नहीं है। और ये फैक्ट है कि अगर आप ये कास्ट इक्वेशंस देखें तो बीजेपी को क्या कहते हैं सवर्ण वोट का एक मेजर चंक मिलता है और ओबीसी वोट का एक मेजर चंक मिलता है, सिवाय बिहार के। ये एक मैं आपको दिनेश जी, कईयों को वहम रहता है कि ओबीसी विपक्ष में जाके वोट करता है, सिवाय बिहार के जो मेजर चंक ऑफ वोट है ओबीसी का वो बीजेपी को मिलता है। मैं इस चीज को जमीनी तौर पे जानता हूँ। उत्तर प्रदेश में लोगों को लगता है भाई अखिलेश क्योंकि ओबीसी है इसलिए ओबीसी का वोट समाजवादी को मिलता है, नहीं मिलता। उत्तर प्रदेश में जाट है ओबीसी, कहाँ देता है वोट, गुज्जर कहाँ देता है, मौर्य कहाँ देता है, जो जायसवाल है, कलवार है वो कहाँ देता है, जो सुनार है, बढ़ई है, प्रजापति है, नाई है, वो कहाँ वोट दे रहा है। नहीं मिलता उत्तर प्रदेश में भी ओबीसी का वोट समाजवादी पार्टी को। एक यादव जाति का मिल जाता है, थोड़ा और मिल जाता है, कुर्मी है, पता नहीं कितनी जाति है ओबीसी में, वो सारी की सारी भाजपा को वोट देती है। और मध्य प्रदेश राजस्थान में तो देती है, गुजरात में देती हैं, और प्रदेशों में देती हैं, हरियाणा में देते हैं। हरियाणा और राजस्थान का तो यादव भी खुल के बीजेपी के साथ है 90%। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ओबीसी को तोड़ना है, और ओबीसी टूट सकता है अगर आप उनके हित की बात करेंगे, जातीय जनगणना की बात करेंगे, आप उनका जितनी आबादी उतना हक की अगर बात करेंगे, वो टूट सकता है। लेकिन आप उस पर काम ही नहीं कर रहे। आपके जो नीचे के लोग हैं, आपके वो जो आपकी आइडियोलॉजी है उस पर उनको वो सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे, ऐसा साफ साफ लगता है। तो ये जो जिसको कहते हैं कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना, एक कॉमन एजेंडा बनाना इंडिया के लिए, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप एक हो गए इसलिए आपको कौन वोट करेगा जी, ठीक है आप एक हो गए इसलिए आप 63 वोट आपको मिल जाएगा, उनके 37 रह जाएंगे। ऐसा नहीं होता। जैसे आलोक जी ने भी बताया कि राजनीति में 1+1 कई बार 0 भी हो जाता है, और कई बार 1+1 11 भी हो जाता है। तो एक उस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। तीसरी बात यह है, जैसा आपने खुद कही कि अब समय बचा नहीं है। अपना नीतीश कुमार जी इस चीज को प्राइवेटली और एक बार तो सार्वजनिक रूप से, एक CPI-ML का एक वो था कार्यक्रम था, उसमें वो बोले थे कि भाई वो तो कांग्रेस तो अपने लगी हुई है और उसको बैक बर्नर पे डाल दिए, आपने 2-3 महीने खराब कर दिए। ये तय हो गया था कि 15 अक्टूबर तक, जो बात कहते हैं ना सतपाल मलिक जी की 1 to 1 के एनडीए के मुकाबले में एक कैंडिडेट की सूची जो है वो कम से कम 450 सीटों पे 15 अक्टूबर तक तैयार हो जानी चाहिए थी। ये तय था, ये नहीं हुई। भोपाल की रैली आपने नहीं की जो तय थी चीजें, तो वो भी एक चीज है। तीसरी जो आपने सम्मान की बात की एक दूसरे का, देखिए आप अक्सर बात करते हैं चक द इंडिया, और चक द इंडिया का आप वो सीन भी बताते हैं कि 2 प्लेयर हैं वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे और क्रेडिट लेने के चक्कर में रहते थे, और आखिर में चक द इंडिया जब हुआ तब जीता इंडिया, जब जो 2 प्लेयरों ने देश के लिए वो खेले, अपने लिए नहीं खेले, और उन्होंने आखिरी टाइम पे पास दिया और वो जिसको कहते हैं कि डिसाइडिंग गोल किया। तो एक दूसरे को मान सम्मान देना है, आपने एक से एक बढ़कर के मान सम्मान देना है। कोई हो सकता है
पॉलिटिकल पार्टी छोटी हो कोई बड़ी हो, लेकिन जब आप एक साथ बैठ करके काम करते हैं तो बराबर का मान सम्मान आप दे देते हैं। वो आप मान सम्मान आपको देना पड़ेगा और उसका एक डिसिप्लिन क्रिएट करना पड़ेगा कि आप तो दें, लेकिन नीचे के जो आपके बी और सी कैटेगरी के नेता वो भी उस चीज को, एक टीम स्पिरिट पैदा हो। जब तक जैसे फुटबॉल की टीम में अगर टीम स्पिरिट ही नहीं है तो कितने अच्छे प्लेयर्स की आप टीम बना लो, टॉप के प्लेयर्स ले आओ आप दुनिया के, अगर वो आपस में उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं है, टीम स्पिरिट नहीं है, एक दूसरे का मान सम्मान नहीं है, पास नहीं दे रहे, तो वो कभी खेल बनता ही नहीं है। तो ये चीज करना जरूरी है। और फिर ये जो एक थोड़ा सा कार्यकर्ताओं में, सभी पार्टी के जो विपक्ष के, उनमें एक थोड़ा सा डेस्परेशन सी आई है, एक हल्का सा निराशा सी हुई है, निरुत्साहित से हुए हैं, उनको आपने पब्लिक रैलीज के जरिए उनका उत्साह बढ़ाना है, उनमें दोबारा से, क्योंकि बिना जोश के ना कोई भी फौज लड़ नहीं सकती अगर उसका हौसला ऊंचा नहीं है। हौसला आपको दोबारा से कायम करना पड़ेगा, हौसला टूटा है, असलियत ये है। और तीसरी चीज एक ये रही है कि कांग्रेस को ना, कांग्रेस ने बहुत सब्सिडी दी है, बहुत किसानों को हेल्प की है, एलपीजी में दी है, लेकिन बताया नहीं। तो एक जो मैनेजमेंट का सिद्धांत है रेसिप्रोसिटी, किसी को इन्फ्लुएंस करना है तो वो गिव एंड टेक, आप उसको थोड़ा देंगे तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, वो उसके बदले में ना आपका कर्ज चुकाना चाहेगा मानसिक रूप से, वो उसकी ये एक मनोविज्ञान है। तो अब क्या है, आप देखेंगे मोदी जी 5 किलो अनाज भी भेजेंगे, उस पर अपनी फोटो छाप देंगे, आपको वैक्सीन लगेगी उस पर फोटो छाप देंगे, वो कोई भी काम करते हैं उस पर फोटो छाप देते हैं। हमारे गुजरात के आज मित्र आए हुए प्रशांत जी, एक और मित्र थे, वो बता रहे थे कि मार्कशीट आती थी तो उसके साथ भी लेटर मोदी जी का आता था कि जी बधाई हो आप पास हो गए। तो इस तरह से जिसको कहते हैं कि ब्रेन में हमेशा मोदी 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 हो जाए, तो कांग्रेस भी जहां भी सरकारें हैं कोई काम इस तरह करे तो उनको क्रेडिट लेना चाहिए। राजनीति है, कोई आप भजन कीर्तन तो करने यहाँ पे आए नहीं कि अध्यात्म के मार्ग पे चल रहे हैं। तो ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। और मुझे अभी भी दिनेश जी ये उम्मीद है कि एक ही चीज है जो इंडिया गठबंधन की जीत के बीच में है, वो है इस्लामोफोबिया। जो इसमें अब होते हैं ना कि लोगों के दिमाग में ये डाल दिया गया है कि जो सबसे बड़ा खतरा है उनके आगे वो इस्लाम का जो एक्सट्रीमिज्म है, जो कहीं गाजा में कभी होता है, कभी किसी और देश में, कभी फ्रांस में हो जाता है, और उस खतरे से सिर्फ मोदी जी ही बचा सकते हैं। जो बहुत बड़ी तादाद में जो वोट दे रहे हैं ना बीजेपी को, जिनसे मैं बात करता हूँ, उनको कुरे दो आप, उनकी गहराई में जाओ, 90% के मन में यही बात निकलती है, भाई साहब संख्या कम हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उस इस्लामोफोबिया का मेरे पास तो इलाज है नहीं, लेकिन इतने प्रबुद्ध लोग बैठेंगे, इतनी बड़ी बड़ी पार्टीज के, इनके पास तो सब तरह के लोग होते हैं, इसका इलाज आपको ढूंढना पड़ेगा। जी दिनेश जी। सुनील जी के पास